हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेप्टोन फिजिक्स में। और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हमने पार्ट 3 तक कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आज हम पार्ट 4 के साथ यहाँ पर हैं। तो आज के आपके जो टॉपिक हैं वो हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 में। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइन्स विच शो द पाथ मूवमेंट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज सेट फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक वर्ड को हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइन्स। पहली बात तो ये कि इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब होता है कि हम इनको इमेजिन करते हैं, हम इनकी कल्पना करते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। हम ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके की लाइंस होती हैं चार्जेस के बीच में। ठीक है, ये लाइंस क्या दिखाती हैं? These lines show the path movement of a unit positive charge। ये क्या दिखाती है? पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को दिखाती हैं। ठीक है, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है मान लीजिए, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस में अलग अलग नेचर के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में, ठीक है, ये किसकी मूवमेंट दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट दिखाएंगे। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? व्हेन इट इज सेट फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि देखो कभी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर पाएगा तब जब वो फ्री होगा मूव करने के लिए। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है, तो वो एक पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो पाथ होगा पॉजिटिव चार्ज का, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमें दिखाती हैं कि किस पाथ के अलोंग पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, देखो जैसे इन दो डायग्राम्स में दिखाया हुआ है, ये पहला एक डायग्राम है। इसमें क्या है कि दो पॉजिटिव चार्ज दिखाए हुए हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है ना, दो पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्शन होगी, है ना। तो यानी ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा इससे दूर जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई भी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, वो इसकी तरफ आती हुई नहीं दिख रही है। इसकी भी चार्ज की भी पॉजिटिव है तो इस तरफ नहीं आती हुई है, इससे दूर जाती दिख रही है। देखो ये दूर जा रही हैं, इस वाले चार्ज से दूर जा रही हैं, इसकी भी, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इस वाले चार्ज से दूर जा रही हैं, वो इस तरफ आती हुई नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, तो रिपल्शन रिपल्शन शो कर रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, और देखो जैसे ये नेगेटिव है सेकंड फिगर में और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट दिखाई जाएगी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है। देखो ये डायरेक्शन बता रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये जो आपको कर्व्ड लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, एक्चुअल में यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। और इसमें देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है ना, देखो सब की सब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। क्लियर है? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमें ये भी बताती हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताती हैं, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का भी पता चल जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, कि ये जो अभी बताया कि क्योंकि ये वाली जो इमेजनरी लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन दिखाएगी। ठीक है, तो आपकी जो लाइंस होंगी, मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है, तो आपकी फील्ड लाइंस कहाँ से चलेंगी? पॉजिटिव से होती नेगेटिव की तरफ चलेंगी। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, स्टार्ट होंगी, और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट यानी यहाँ पर आकर एंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी है, देखो ये वाला डायग्राम में आप बेटर देख पा रहे हैं इस चीज़ को। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैसे इस लाइन की बात करते हैं, और ये नेगेटिव पर आकर टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, वो ऐसे वापस नहीं जा रही है इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव से आके बस ये हाफ यहाँ तक आपने देखा है, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज स्ट्रॉन्ग है या वीक चार्जेस हैं, है ना। देखो जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं, है ना, ये चार्जेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बहुत सारी आपको दिखाई देंगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये चार्जेस वीक हैं, ठीक है, वीक है मतलब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वीक चार्जेस हैं, इनकी चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो बहुत कम दिखेंगी आपको, बहुत सारी नहीं दिखेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जो थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है वो भी इसी सेकंड वाले जो प्रॉपर्टी है उसी को ही और अच्छे तरीके से इलाबोरेट करके बता रही है। इसके पढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। देखिए किसी भी, अगर हम चार्ज की बात करें, है ना, तो चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज के आसपास का जो स्पेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका, है ना, ठीक है। तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब उनमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही होंगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो फोर्स हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करेंगे ही ना, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, ये प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नीट्यूड यानी कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस बात पर डिपेंड करेंगे कितनी लाइंस ऑफ फील्ड उस यूनिट एरिया में से पास करती हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ठीक है, चार्जेस की वजह से, और ये जो सर्कुलर मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक यूनिट एरिया आपने ले लिया है, ठीक है, ये एक यूनिट एरिया आपने ले लिया है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट एरिया लिया है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो होंगी डेफिनेटली। अब देखो अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है, कमज़ोर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंपैरेटिवली बहुत कम होंगे स्ट्रॉन्ग से, है ना। तो ये चीज़ इस प्रॉपर्टी में बताई गई है, आई थिंक क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का क्या मीनिंग है कि एक दूसरे को काटती हुई नहीं जाएंगी, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो जैसे इसी में आप देख लीजिए, ये देखिए सारी सेपरेट सेपरेट चल रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है जैसे ये लाइन है इसको क्रॉस करते हुए इधर जाएगी, ठीक है, या ये लाइन है यहाँ पे अगली नेक्स्ट वाली, ये नीचे वाली को क्रॉस करके जा रही है। देखिए हर कोई ना अपना एक इंडिविजुअल पाथ फॉलो करती हुई जा रही है, एक दूसरे को कट कोई भी नहीं कर रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ऑफ अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे कई जगह फील्ड लिखा गया है, FILED फील्ड लिखा गया है, एक्चुअल में ये फील्ड ही है, कहीं पर भी FILED वर्ड नहीं है, ये फील्ड ही होगा, FIELD, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेकर चलना है इसको। तो इसका इस प्रॉपर्टी से हम क्या देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कोई, देखो जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना। देखो इसकी डायरेक्शन भी बताई गई पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर हम इस लाइन के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखो टेंजेंट आपको पता है ना, टेंजेंट जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, मीन्स इसके बिल्कुल टच करते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हुआ। तो टेंजेंट क्या बताता है, एक्चुअली में टेंजेंट डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। वो हमें कहाँ से पता चलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो कभी भी लूप फॉर्म करती हुई नहीं दिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव तो यहाँ पे चलेगा, है ना। लेकिन ये देखो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है ये नहीं होता है ना। ये देखो जैसे ये दिखाया हुआ है, अब इस डायग्राम में ना ये लूप फॉर्म करती दिख रही है कि यहाँ से चली इधर आई, फिर यहाँ से फिर दोबारा एरो के डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है कि एक लाइन इधर से इधर आई, फिर वही लाइन इधर से इधर आ गई। तो ये डायग्राम गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो अब ये लूप बन रहा है, पूरा लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है।
इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो चल रही है, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन तो दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से ना। तो ये लूप कभी भी नहीं बनेगी, ये लूप नहीं बनेगी, ये एक डायग्राम कभी भी नहीं बन सकता इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट, there are no electric field lines at a place where there is no electric field present। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा मीन्स कोई चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना। चार्ज हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, और जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से आ जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी नहीं आएंगे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जीरो हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक सरफेस है, कोई मेटल सरफेस होगा, कोई कंडक्टिंग सरफेस ही होना चाहिए ना। कंडक्टिंग मतलब जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, जिसके अंदर जो चार्ज है वो फ्लो कर सकता है ना। तो कोई ऐसा आप मान लीजिए मेटल का सरफेस लेते हैं, ठीक है, ये कोई मेटल सरफेस ले लिया जो कंडक्टिंग है ना, जिसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस मेटल सरफेस के साथ। मेटल, ये देखो जैसे ये एक मेटल, ये मेटल सरफेस है ना, ये सरफेस है मान लीजिए। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। देखो जैसे ये है तो ये देखो ये परपेंडिकुलर हैं इसके, है ना, ये सरफेस है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो परपेंडिकुलर एरो शो हो रहे हैं, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बता रही हैं, ठीक है। तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के, ठीक है। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी कोई भी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पेनिट्रेट थ्रू अ कंडक्टर, दे ट्रैवल ओनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में बात की कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर तो होंगी, लेकिन अगर वो पास करती हैं, ये देखो जैसे पास कर रही हैं ये आगे की ओर, और इनके बीच में कोई सॉलिड या फिर होलो कंडक्टर आता है। सॉलिड यानी सॉलिड समझते हैं, सॉलिड जो भरा हुआ होता है, और होलो जो खाली होता है जिसका सिर्फ सरफेस होता है ना, अंदर वो खाली होता है, तो उसको हम होलो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके फील्ड लाइंस के पाथ में, उनके रास्ते में कोई इस तरीके का कंडक्टर आ जाता है सॉलिड या हेलो, तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कंडक्टर के अंदर से पास होकर नहीं ट्रैवल कर बाहर जाएंगी। जैसे ऐसे नहीं कि ये लाइन जैसे आ रही है वो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस करती है, ऐसे सीधे निकल जाएगी, इसके अंदर कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। सभी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी इस कंडक्टर के सरफेस तक ही आएंगे, सरफेस को टच करते ही निकल जाएंगे, ठीक है। इंटरनल यानी अंदर नहीं आएंगी, समझ रहे हैं इस चीज़ को। दे ट्रैवल ओनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इससे परपेंडिकुलरली यहाँ से ट्रैवल करती सरफेस से आगे निकल जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर जो आपका कंडक्टर है उसके इंटरनल यानी उसके अंदर नहीं आएंगी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर ये ट्रैवल करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या फिर इसे डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम इन चारों में से कोई भी अगर आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है तो आपने यही आंसर लिखना है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, सबका यही एक आंसर है, यही एक डेफिनेशन है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। पढ़ते हैं इसको। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। अच्छा, परमिटिविटी का अगर हम इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो परमिटिविटी मीन्स कि किसी चीज़ को पास करने की कहीं से परमिशन है या नहीं है ना। परमिटिविटी मीन्स कि पास कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की ही बात करते हैं ना, तो मान लीजिए एक अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ना पास कर जाएंगे, मीन्स कि वो उनके लिए वो परमिटिव है ना, पर पास कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो चार्ज हैं वो पास नहीं कर सकता, है ना। तो चार्ज जो इंसुलेटर है ना, चार्ज इंसुलेटर उस चार्ज के लिए परमिशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम कहें कि इट इज़ नॉट परमिटिव फॉर द चार्जेस, है ना। समझ लो परमिटिव मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने दे रहा है, चार्जेस को पास करने दे रहा है,
कितना पास करने दे रहा है, कुछ को रोक रहा है या सबको पास करने दे रहा है ना, सभी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस चीज़ को हम परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या? रिलेटिव सिर्फ एक कंपैरिजन है कि हम एक के कंपैरिजन में दूसरे की परमिटिविटी देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने मेजरमेंट की बात की थी, तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लेते हो और उसके कंपैरिजन में आप ऑब्जर्वेशंस करते हो, है ना, स्टैंडर्ड के साथ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम उस चीज़ को मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको परमिटिविटी को मेज़र करना है तो हम उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? वैक्यूम में परमिटिविटी कितनी होती है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मीडियम में परमिटिविटी मापनी है, ठीक है, तो आप उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? वैक्यूम में कितनी परमिटिविटी हो सकती है उस चीज़ की, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रेशो किसका? जिसको हम ये एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, है ना, या फिर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से, जिसको हम ये एप्सिलॉन आर, यानी ये जो एप्सिलॉन आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट है। तो एप्सिलॉन मतलब जो परमिटिविटी किसी मीडियम में, और एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी किसी वैक्यूम में। वैक्यूम आपको पता है ना, खाली, जिसके अंदर नहीं कुछ नहीं होता है, वैक्यूम खाली होता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी बताएगा आपका। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी किसी मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम में क्या परमिटिविटी होगी, इन दोनों का जो रेशो होगा वो आपको रिलेटिव परमिटिविटी बताएगा। ठीक है, relative permittivity is the factor which gives the magnitude of electric field between the charges in a given medium as compared to electric fields due to same charges in vacuum। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मान लीजिए हम दो सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं कंडक्टर, ले लेते हैं कोई बॉडी ले लेते हैं जिसमें से चार्ज कंडक्ट कर सकता है ना। एक ले लेते हैं हम वैक्यूम ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर हम मीडियम्स की बात करें, एक वैक्यूम में एक दूसरे मीडियम में, तो मान लो हम ना सेम चार्जेस ले लेते हैं, सेम चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू इधर ले लेते हैं, सेम चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू सेम मैग्नीट्यूड वाले हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, वो जो मीडियम में बन रहा है, जो दूसरे मीडियम में बन रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम में बन रहा है, इन दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? कि दो मीडियम्स लिए, एक आपने कोई भी मीडियम लिया, जैसे कंडक्टिव मीडियम ले लिया, और एक आपने वैक्यूम ले लिया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अगर आप सेम सेट ऑफ चार्जेस प्लेस करते हैं, यानी सेम चार्जेस आप एक मीडियम में रखते हो, एक वैक्यूम में भी रखते हो, ठीक है, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, मैग्नीट्यूड के बारे में आपको रिलेटिव परमिटिविटी से इंडिकेशन मिलती है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर मीडियम में। ठीक है, कि अगर हम सेम सेट ऑफ चार्जेस वैक्यूम में रखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये हमें रिलेटिव परमिटिविटी बताता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। It can also be defined as the ratio of electrostatic force between two charges separated by vacuum to electrostatic force between same charges separated by the same distance in that medium। देखिए, अभी हमने बात की दो मीडियम्स की। एक मीडियम जिसमें हम मान लीजिए परमिटिविटी देखना चाहते हैं ना, परमिटिविटी चेक करना चाहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, और एक लेते हैं वैक्यूम, है ना, यानी एक मीडियम आपके पास होगा जिसको आप टच करना चाहते हैं, और एक वैक्यूम है ना। तो इन दोनों में आपने, क्योंकि मैंने बोला कि सेम चार्जेस रखते हैं, सेम चार्जेस रखते हैं, दो चार्जेस लगती है, एक मीडियम में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक वैक्यूम में। ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस था, है ना, मान लीजिए दो चार्जेस ले लेते हैं हम, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस था यानी सेपरेशन था, वो भी बराबर रखे हैं हमने, वैक्यूम में भी और मीडियम में भी। ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि चार्जेस हैं, सेट ऑफ चार्ज हैं, दो चार्ज हैं जो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में डेफिनेटली एक फोर्स तो लगेगा ही, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वो या तो फोर्स रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा, है ना, अट्रैक्शन का फोर्स होगा या फिर रिपल्शन का फोर्स होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का जो रेशो होता है वो भी हमें परमिटिविटी बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी ही बताता है।
देखो जैसे ये के या फिर एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको आप फोर्सेस के रेशो के फॉर्म में भी बता सकते हैं। फोर्सेस का रेशो मतलब ये वो फोर्स जो हम उस मीडियम में देख रहे हैं, सॉरी, ये वो फोर्स है जो वैक्यूम में लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, है ना, और ये वाला फोर्स है जो उस मीडियम में लग रहा है उन चार्जेस के बीच में जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। अब इन दोनों मीडियम में चार्जेस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और इन दोनों मीडियम्स में जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस से सेपरेशन है वो भी सेम है। तो इन दोनों ही केसेस में दोनों के बीच में कितना कितना फोर्स लग रहा है उसका जो रेशो है उससे भी हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की एक डेफिनेशन ये भी बनती है। ठीक है, के जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं उसका कोई रेशो नहीं, उसका कोई यूनिट नहीं है। आपको पता है फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।